तीन आई गेस फंक्शन पढ़े थे, एक गेट सी डब्ल्यू टी, लिस्ट डायरेक्टरी और रीनेम। तीन फंक्शन मैंने देखे थे। अब और भी फंक्शंस हैं ओएस के अंदर, उसको देखते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे। अगर मैं किसी फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ तो आपको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करना तो आता ही है। आप ओएस लाइब्रेरी के अंदर MKDIR मेक डायरेक्टरी नाम का एक फंक्शन है, इसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप कोई फोल्डर बना सकते हैं। कहाँ बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे, उसको आपको एक ही पाथ में लिखकर बताना पड़ेगा। मान लो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपका कोई फोल्डर बन जाए। कहाँ बनाना चाहते हो, हमने कहा सिर्फ हमने फोल्डर का नाम बता दिया कि एक फोल्डर बना दो जिसका नाम कर दो नोएडा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ बना दो, डेस्कटॉप पे बना दो कि डी ड्राइव में बना दो कि सी में बना दो कि डाउनलोड फोल्डर में बना दो। तो जब आप कहीं पर भी पाथ आपसे मांगा जाए और आप पाथ की जगह बस फाइल का नाम या सिंपल फोल्डर का नाम दे दें, तो बाय डिफॉल्ट CWD को पाथ मान लिया जाता है। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या बन जाएगा, आपका नोएडा नाम से फोल्डर बन जाएगा। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब F के अंदर बैचेस के अंदर 6 PM वाली डायरेक्टरी, इसके अंदर ही आप देखोगे तो यहाँ पर ही आपका नोएडा नाम से फोल्डर बन जाएगा। यहाँ कहीं नोएडा नाम से बनकर आएगा। ठीक है। और अगर इस नाम से पहले हुआ तो एरर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से MKDIR एक नया फोल्डर बनाता है आपकी बताए गए पाथ पर। पाथ ना बताने पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी बनाएगा। अगर उस नाम से पहले से बना हुआ है तो एरर आ जाएगी। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ये बन गया 30 जनवरी को 18/12 मतलब 6:12। अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रोग्राम एक बार ही चलेगा, लॉजिक है उसके पीछे कि एरर क्यों आ जाएगी, कि ऑलरेडी इस नाम से फोल्डर आपका इस बार पहले से ही मौजूद है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, OS डॉट। अब आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो कहीं और बनाना चाहूंगा, वही सी ड्राइव के अंदर आपने ड्यूकेट फोल्डर बना रखा है उसके अंदर नोएडा नाम से बना। तो जो आखिरी वाला है इसको हम मानते हैं जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हो, उसके पहले जो हिस्सा है वो हमारा पाथ माना जाएगा कि इस पाथ पर इस नाम से फोल्डर बना दो। तो सी के अंदर ड्यूकेट फोल्डर के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी नोएडा नाम से कोई फोल्डर नहीं है, नोएडा नाम से कोई फोल्डर नहीं है। ठीक है। तो अब अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते, बन गया यहाँ। ठीक है। दोबारा चलाओगे तो फिर से एरर आ जाएगी। MKDI।
अब अगर मैं ऐसे लिख दूं os.mkdir, कि भाई सी ड्राइव के अंदर इंडिया नाम से फोल्डर बनाना, उसके अंदर यूपी नाम से फोल्डर बनाना, उसके अंदर नोएडा नाम का फोल्डर बना देना। तो लास्ट वाला वो फोल्डर जिस बनाना है उसके पहले वाले को पाथ, सर ये पाथ तो है ही नहीं, तो mkdir एरर दे देगा, पाथ ही नहीं है ये वाला। तो अगर आप ये सोचकर बैठे थे कि अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो पाथ भी क्रिएट कर ले, और उस रास्ते में जितने फोल्डर आ रहे हैं उनको बनाता चले, तो ड्राइव नहीं बनाएगा, ड्राइव होनी चाहिए। उसके अंदर फोल्डर नहीं है तो बना ले, जहां जहां जो है वो बना ले। तो उसके लिए फंक्शन का नाम होता है मेक डायरेक्टरीज। तो मेक डायरेक्टरीज फंक्शन हमारा पूरा ट्री बनाकर तैयार कर देता है। तो सी ड्राइव के अंदर बन गया इंडिया फोल्डर, इंडिया के अंदर यूपी फोल्डर, यूपी के अंदर नोएडा फोल्डर। तो इस तरह से अगर आप पूरा ट्री बनाना चाहते हैं तो मेक डायरेक्टरीज फंक्शन यूज करेंगे। अब मान लो आपका इसमें इंडिया फोल्डर होता, यूपी नहीं होता, तो कोई बात नहीं, इंडिया के अंदर यूपी बन जाता, इंडिया जो चल रहा था वही रहता पहले से। ठीक है। और सर जिसको बनाना है वो पहले से हुआ, तो हमने कहा फिर से एरर आएगी। इसलिए नहीं आई कि पाथ क्यों दे दिया, इसलिए आई कि ये नहीं होना। सोचो अगर मैं इस बार यहाँ पर इसको कमेंट करके नोएडा की जगह एनसीआर कर दूं तो बन जाएगा। अब इस बार पाथ पहले से अवेलेबल है, सिर्फ एनसीआर फोल्डर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ड्राइव नहीं बनाएगा, उस ड्राइव के अंदर जितनी पाथ में डायरेक्टरी अगर नहीं है उनको बनाता चला जाएगा।
अब अगला है आपका, तो कमेंट कर देते हैं, os डॉट रिमूव। रिमूव क्या करेगा, आपसे कोई फाइल मांगेगा, उस फाइल को रिमूव कर देगा। वो फाइल अगर नहीं मिली तो एरर आ जाएगी। और जो फाइल वो डिलीट करेगा वो परमानेंट करेगा। मतलब अगर कोई काम की फाइल निकली तो कंट्रोल जेड नहीं चलेगा उस पर, और ना रिसाइकल बिन में मिलेगी। तो परमानेंट डिलीट करने वाला काम करेगा। अब जो फाइल डिलीट करना है, मान लो करंट डायरेक्टरी के अंदर टेम्परेरी बना लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर इतनी सारी फाइल हैं, कोई सी आप अपनी बनाकर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये वाली फाइल डिलीट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, कैल्सी वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, ऐसा नहीं बनाते, इसके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम कर देंगे मान लो सीसी। इस फाइल को डिलीट करते हैं, चाहे ये पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे इमेज हो, चाहे MP3 हो, चाहे MP4 हो, चाहे PDF हो, कोई सी फाइल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ लिखेंगे os डॉट रिमूव फाइल का नाम। जब पाथ नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी कंसीडर कर लिया जाएगा। यह फाइल अगर नहीं है तो एरर आएगी, है तो डिलीट हो जाएगी। शिफ्ट डिलीट हो गई। देखो अब यहाँ पर सीसी नाम की फाइल नहीं है। रिसाइकल बिन में खाली पड़ा रिसाइकल बिन, कुछ नहीं रिसाइकल बिन का। तो अब आप बोलो सर बहुत काम की थी, उसमें मेरे पासवर्ड लिखे थे, बैंक की डिटेल थी, गई, अब वापस नहीं आएगी। अब आपको जो मार्केट में सॉफ्टवेयर रिकवरी के टूल आते हैं उससे कराना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को चलाने से पहले कई बार सोचना है कि जो हम करने जा रहे हैं वो आपके काम का डेटा ना हो। ये फोल्डर भी डिलीट कर दें। सबके आंसर मिलेंगे अभी। तो रिमूव फाइल के लिए काम करता है। अब आप कह रहे हैं कि कई सारी फाइल डिलीट करनी है, तो इमेजिन करो कि एक फोल्डर है कोई नोएडा नाम का, इसके अंदर बहुत सारी फाइल हैं। तो पहले लिस्ट डायरेक्टरी फंक्शन का यूज करके सारी फाइलों के नाम पता करो, लूप के अंदर ही इस फंक्शन को चला दो, सारी फाइल डिलीट कर देगा। दैट मीन्स डायरेक्ट तरीका नहीं है कई फाइल डिलीट करने का। कई फाइल डिलीट करनी है रिमूव से, तो लूप में रिमूव लगा दो, लूप लूप चलता जाएगा, रिमूव आता जाएगा। और लॉजिक ऐसा फिट करना है कि हर बार लूप जब आगे बढ़े तो फाइल का नाम बदलता रहे, ताकि हर बार वो फाइल डिलीट करता रहे। हाँ कुछ नहीं। तो मान लो आई वेरिएबल है, फाइल का नाम आता जा रहा है, उसमें आई, यहाँ पर आई लिख दो वेरिएबल का नाम। बट ध्यान रखना यहाँ पर पूरा पाथ लिखना है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर वो फाइल है तो नाम लिख चल जाएगा, और वो किसी और लोकेशन तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे कल रीनेम वाला चलाया था हमने, पूरा पाथ है FS लगा के। लेकिन जब आप फोल्डर डिलीट करने की बात करते हो, आप कहोगे सर आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर अभी आपने 10 बनाया था नोएडा नाम का, तो ये डिलीट कर दो। तो रिमूव फोल्डर डिलीट नहीं करता, फाइल को डिलीट करता है। किस नाम से बनाया था मैंने, नोएडा नाम से। एरर। इसकी वजह, इसकी वजह कुछ नहीं सर, दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है RMDI। रिमूव फंक्शन स्पेसिफिकली फाइल के लिए बनाया गया है, फोल्डर को डिलीट करने के लिए RMDIR नाम का मेथड है, रिमूव डायरेक्टरी। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये काम ढूंढेगा बाय डिफॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, इसको ढूंढेगा। ध्यान रखना परमानेंट। तो ये फोल्डर डिलीट हो गया, बचा कुछ नहीं। अब क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि इसको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल तो आपकी क्या हो चुकी है अब। खत्म। रिसाइकल बिन में नहीं होगा, खाली। इसमें बहुत सेंसिटिव होगा सर ये तो। मान लो मेरे फोल्डर में पता नहीं कितनी फाइल थी, कितने और सब फोल्डर थे, कुछ नहीं बचेगा। हमने कहा यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि RMDIR तभी डिलीट करेगा फोल्डर जब वो खाली होगा। अगर उसमें एक ही फाइल आ गई तो डिलीट नहीं करता है। मान के चल रहा है कि आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, तो आप
RMDIR का यूज करके सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर एक भी फाइल आ गई तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। फिर उसके लिए क्या करना, भाई लूप लगा के पहले सारी फाइलें डिलीट करके आओ, फिर फोल्डर खाली हो जाएगा, फिर RMDIR लगा के डिलीट कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अपना लूप लगा के इस काम को करो। अब जैसे ये हो गया, अब मैं लिख दूं OS.RMDIR कि भाई सी ड्राइव के अंदर आपने इंडिया नाम का फोल्डर बनाया था, ये डिलीट नहीं करेगा। क्या कहा, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर फिर नोएडा यूपी ऐसे रखा हुआ है। तो अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो एक और लाइब्रेरी है शटिल नाम। शटिल लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है RMTree। तो ये जो आप सोच रहे थे कि लूप लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये कह रहा मैंने कर दिया, मुझे दे दो, आप अपना आराम से बैठो, कुछ नहीं करना आपको। सी ड्राइव के अंदर ये आपका इंडिया खत्म। हमने कहा बहुत सेंसिटिव है ये, रिकवरी नहीं है। अगर इंडिया फोल्डर के अंदर 10 सब फोल्डर हैं, हजारों लाखों फाइल हैं, पूरा ट्री है, सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से इसको रन करना होगा। खत्म। हमने कहा खत्म। और जाके चेक करो, सी ड्राइव के अंदर अब इंडिया फोल्डर ही नहीं है। इस तरह से किसी भी फोल्डर को कंप्लीटली डिलीट करने के लिए शटल लाइब्रेरी का RMTree फंक्शन यूज कर सकते हो। शटल इज लाइक सम एडवांस वर्जन ऑफ OS, ऐसा कह सकते हो। अब OS लाइब्रेरी के अंदर एक सब मॉड्यूल है, जैसे हमने सिस के अंदर देखा था, sys.stdout करके। इसी तरह से OS के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। तो पाथ सब मॉड्यूल आपको कुछ ऑप्शंस ऑफर करता है। जैसे अभी आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें पहले चेक करना पड़ता है कि फाइल पहले से है तो नहीं, अदरवाइज एरर आ जाती है। या फाइल नहीं है तो आप डिलीट करने गए तो एरर आ जाती है। तो OS के अंदर पाथ नाम का सब मॉड्यूल, उसके अंदर एग्जिस्ट नाम का फंक्शन है। आप यहाँ पर चाहे फाइल का पाथ दो, चाहे फोल्डर का पाथ दो, अगर वो पाथ पर वो फाइल या फोल्डर मौजूद है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से कोई भी काम फाइल या फोल्डर पर करने से पहले, रिमूव, क्रिएट करने से पहले इंश्योर करना है कि कहीं है तो नहीं पहले से। तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया calc.py। बताओ ये हमें इस फाइल को कहाँ पर सर्च करके देगा।
करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, और अगर मिल गई तो ट्रू, नहीं तो है। ठीक है। किसी और लोकेशन पे सर्च करना चाहते हो तो किसी और लोकेशन पे भी आप अपना सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि भाई इसको सर्च करो सी ड्राइव के अंदर, ड्यू कैट फोल्डर के अंदर, है ही नहीं वहां पर। तो जितने भी हमने अभी ऑपरेशन पढ़े हैं ये वाले, इन सबके पहले इफ लगाते हैं। इफ दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू देन रिमूव, अदरवाइज यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर दो, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट रादर देन शोइंग एरर मैसेज। ठीक है। तो डॉट, तो ये पाथ फाइल का भी हो सकता है, फोल्डर का भी हो सकता है। किसी फाइल का साइज पता करना है इन बाइट्स, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। मान लो लिख दिया मैंने यही, कैलसी.py नाम की फाइल का साइज बता, 157 बाइट्स। और ज्यादा होगा तो फिर केबी में आ जाएगा, फिर एमबी में आ जाएगा, फिर जी। तो किसी फाइल का साइज बाइट्स में पता करना है तो आप ये पता कर सकते हो। तो सर एक बात होता है ना, आपने कल पढ़ाया था सिस डॉट गेट साइज ऑफ, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिस लाइब्रेरी का गेट साइज ऑफ रैम के अंदर जब कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट आया तो उस समय उसका मेमोरी साइज कितना ले रहा है वो बताता है। ये आपके डिस्क पर, हार्ड डिस्क में कोई फाइल कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है, उस फाइल का क्या साइज है ये आपको बताता है। ठीक है, इसका रैम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो वो आपका पाइथन ऑब्जेक्ट का साइज बताता है, ये सिस्टम फाइल का पाथ बता, वो साइज आपका बताता है। दोनों में कॉमन है कि ये बाइट्स में है बस। ठीक है। अब लेते हैं इसे।
अब मुझे ये पता करना है कोई फाइल किस तारीख को बनाई गई थी। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट सी टाइम। गेट सी टाइम में फाइल का पाथ आप पास करो, और ये आपको क्या वापस करता है, जो भी फाइल आपने दी है गेट सी टाइम, सी मतलब क्रिएशन टाइम, उस फाइल का टाइम स्टैम्प ला कर दे देगा। तो ये आपको एग्जैक्ट डेट ला कर नहीं देता है, टाइम स्टैम्प ला कर देता है। अरे टाइम स्टैम्प क्या है, ये तो बड़ा अजीब सा है। तो कंप्यूटर साइंस में टाइम स्टैम्प का मतलब होता है 1 जनवरी 1970 से लेकर जो भी आपका फाइल की क्रिएटेड डेट होगी, जो भी आप डेट दे रहे हैं, उसके बीच का टाइम इन सेकंड्स। यानी कि ये फाइल जब भी बनी होगी तब से लेकर 1 जनवरी 1970 तक जितना टाइम हो गया, इतने महीने इतने साल हो गए, वो सेकंड्स में आपके आ रहे हैं। और डॉट के आगे जो लगाए वो कुछ माइक्रो सेकंड आपके लगे हुए। तो सर इसका मैं करूँगा क्या, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हमने कहा यहाँ से टाइम स्टैम्प को अगर आप एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 1 जनवरी 1970 का जो टाइम स्टैम्प है वो किस डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो टाइम लाइब्रेरी है उस टाइम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सी टाइम। सी टाइम फंक्शन दो तरह से काम करता है। पहला, आपसे कुछ नहीं मांगेगा, तो सिस्टम का करंट डेट टाइम लाकर दे देगा। और दूसरा, यहाँ पर आपका टाइम स्टैम्प मांगेगा जो कि सेकंड में टाइम होता है, वो आप यहाँ पर दे देंगे। अभी क्या करेगा, इस टाइम स्टैम्प को एक्चुअल जो भी डेट रही होगी वो लाकर आपको दे देगा। साहब ये बनाए 24 जनवरी फ्राइडे को 6:08 3 सेकंड 2025 को। तो शायद कैलसी वाली फाइल हमने 24 तारीख को बनाई होगी जब मॉडल पढ़ा रहे थे। किसी और फाइल का आप पता करना चाहो, P1 एक फाइल है, तो सोचो P1 फाइल कब बनाई होगी मैंने, जब पहला प्रोग्राम बनाया होगा। 19 नवंबर दिखा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से किसी फाइल का क्रिएशन टाइम अगर आप पता करना चाहते हो तो आप इस काम को कर सकते हो। तो ये कई बार बड़ा यूजफुल फीचर होता है। मुझे बहुत सारी फाइल मेरे क्लाइंट ने दे दी, अब मैंने सारी फाइल एक ही फोल्डर में रख ली है। अब मुझे फाइल की ये इंफॉर्मेशन पता करनी है कि कौन सी फाइल किस डेट को आई थी, वो जिस डेट को आई थी वो सब अलग अलग फोल्डर में चली जाएं। तो अगर आप मैनुअली करोगे तो मैनुअली एक फाइल को देखकर उसको कॉपी करके पेस्ट कर लोगे। अब ऐसी लाखों फाइल हैं, अब आप कॉपी पेस्ट आंखों से देखकर टाइम पसंद नहीं करोगे। अब आपको क्या चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। यानी कि फाइल फोल्डर के ऑटोमेशन के लिए आप ओएस लाइब्रेरी का यूज कर रहे होते हैं अपने डेली ऑफिस के टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये आपका इस तरह से आ जाता है। तो गेट सी टाइम रिटर्न्स टाइम स्टैम्प सेकंड्स 1 जनवरी 1970, ये वो माना गया है, पैरामीटर टाइम का माना गया है, ठीक है।
कुछ माना होगा, इसकी कहानी कहीं पढ़नी पड़ेगी एक बार कि इसी के पीछे क्या है। हम्म। अरे बिल्कुल लग गया।
देखो कॉपी फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, चलो अलग बना देते हैं। मान लो मैं कॉपी करना चाहता हूँ lc.py फाइल को यहाँ से सी ड्राइव के अंदर, ड्यूकेट फोल्डर के अंदर इसी नाम से, तो मैं चाहूँ तो इसमें रीनेम भी कर सकता हूँ, नाम दूसरा भी दे सकता हूँ। तो इस पाथ से, अब यहाँ पाथ तो आपने बताया ही नहीं है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इस फाइल को कॉपी करके इस वाले पाथ पर पेस्ट कर दिया जाए। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर होगी, हमने कहा करंट डायरेक्टरी के अंदर भी होगी। देखो ये यहाँ पर है, और इसको आपने सी ड्राइव के अंदर ड्यूकेट फोल्डर के अंदर डाल दिया, यहाँ भी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मूव, मूव मतलब कट पेस्ट, सोर्स पे नहीं रहेगी, सीधा वहीं मिलेगी। ये आ गई, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ से डिलीट होगी। चलो, अब अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मेरे किस ड्राइव में हमारा कितना, हमारा वो आ रहा है मेमोरी का फ्री साइज, टोटल साइज, यूसेज, तो आप यहाँ पर अपना ड्राइव का लेटर के साथ बता सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी है उसका बता देगा। अभी आपको क्या करता है, टपल वापस करता है। उस टपल में तीन साइज होंगे, टोटल, फ्री और यूजेबल। टोटल साइज बाइट्स में, यूज्ड बाइट्स में, फ्री साइज बाइट्स। अब बाइट्स का जनरली एक यूजर फ्रेंडली रिजल्ट कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि समझने में दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं किसी एक को आपको आपके वाले फॉर्मेट MB GB KB में बना कर दिखाऊं, तो मान लो मैंने टोटल साइज को निकाल लिया, तो टोटल साइज इस टपल के 0 इंडेक्स पर है। तो बाइट्स को अगर हम KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 1024 से। अगर हम KB को और MB में लेके जाना चाहते हैं, तो जो रिजल्ट आया उसको फिर से भाग कर दो 1024 से। अब MB आ गया, MB को GB में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से फिर से बात करो, तो मेरे लैपटॉप की सी ड्राइव में 175 GB स्पेस फ्री है, टोटल स्पेस है। अब ये बात मैं मैनुअली पता कर सकता हूँ। टोटल स्पेस 175 GB है, बाइट्स में इतना दिखा रहा, यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस। तो ये जो आपने राइट क्लिक करके देखा है, यही चीज अगर आप प्रोग्रामेटिकली अगर पता करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लो आप कोई फाइल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं से, या कहीं से डाउनलोडिंग का आपने कोई प्रोग्राम बना रखा है, पता चला आपके सिस्टम में इतना स्पेस ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक वो फाइल जो बहुत पुरानी हो गई है उनको डिलीट कर सकते हो। कैसे, अभी आपको सिखाया था, फाइलों का टाइम गेट करना। तो अगर किसी का टाइम बहुत पुराना हो गया है, तो आप उसे अपने आप डिलीट कर दो, ताकि नई फाइलें वहां पर आ सके। यानी कि पूरा एक प्रोग्राम आप इसका बना सकते हो, नई फाइलें आती रहेंगी, पुरानी फाइलें डिलीट होती रहेंगी। कौन सी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपका कोड अपने आप इस काम को कर देगा। तो बहुत यूजफुल ये कॉन्सेप्ट आपका होता है।
है ना। तो अब अगर आपसे यही वाला पॉइंट कहा जाए, जूम वाला, तो जूम के अंदर पुरानी फाइल डिलीट होती जाती है रिकॉर्डिंग की, नहीं आती जाती। तो उसने कुछ ऐसे ही पीछे कोड बना रखा होगा, टाइम वाइम पता करता होगा, डेट कौन सी पुरानी ज्यादा हो गई है, अब इनका स्पेस इतना ही है लाइसेंस के अकॉर्डिंग, अब नई रिकॉर्डिंग तभी स्टोर हो पाएगी जब पुरानी डिलीट होगी, तो अपने आप डिलीट हो जाती है। चलो, तो इस तरह से ये हमारा शटिल लाइब्रेरी हो जाती है। और भी फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, बट इतने से अपना काम हो जाता है। नेम्ड टपल एक अलग डेटा टाइप होता है, टपल एक अलग डेटा टाइप है। थोड़ा सा अगर आप आउटपुट को फोकस करो तो ये ऐसे आ रहा है, इसमें आपका टपल तो है ना, लेकिन टपल के साथ साथ नाम भी आ रहा है, वैल्यू का नाम भी आ रहा है, जैसे डिक्शनरी की वैल्यू होती थी उस तरह से पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है जो हमने नहीं पढ़ा है, नेम्ड टपल। नेम्ड टपल वो टपल होती है जिसमें वैल्यू के साथ साथ इक्वल टू साइन पर उसकी की भी रखी, उसकी नेम, उसको की ना बोलकर नेम कहते हैं। तो नेम्ड टपल डेटा टाइप आगे जाके कभी मौका पड़ेगा तो शायद हम पढ़ेंगे, अदरवाइज कोई खास जरूरत इसकी नहीं है, ठीक है। हम्म। वो ड्राइव के लिए चलेगा, मुझे लगता नहीं कि किसी फोल्डर पे काम करता, लेट मी चेक। 170.175.23 और थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं है, जबकि ड्यूकेट फोल्डर के अंदर अगर मैं देखूं, सी ड्राइव के अंदर अच्छी खासी फाइल रखी, लेकिन उनका स्पेस इतना नहीं है, 157 बाइट्स तो लेगा ही। चलो एक काम करते हैं, उसके अंदर ये वाली जो फाइल थी इसको दो चार बार पेस्ट मार देते हैं, कुछ तो फाइल साइज बना होगा। मतलब वो ड्राइव का ही दे रहा है आपका। ऐप ड्राइव के अंदर बैचेस फोल्डर का चाहिए तो नहीं, ड्राइव का लेटर ही दे रहा है। चलो, अब उस क्वेश्चन का आंसर आता है जो आपने 2 दिन पहले पूछा था। तो अब हमारी समझ में ये आया कि पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर जो भी फंक्शंस हैं
वो किसी न किसी मॉड्यूल में रखकर हमें दिए गए हैं। लाइब्रेरीज में डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, लाइब्रेरीज के अंदर मॉड्यूल्स हैं और मॉड्यूल के अंदर हमारे फंक्शन रखे हुए हैं, है ना। तो जिस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं लाइब्रेरी का, पहले हमें उसके मॉड्यूल का नाम पता होना चाहिए और फिर उसे हम इंपोर्ट करते हैं, तब चलता है। बट द पॉइंट इज, सर फ्रॉम डे वन वी हैव बीन यूजिंग दिस प्रिंट फंक्शन। अब तो हमें सर इसका यही नहीं पता कि ये तो पता है कि हमने नहीं बनाया, लाइब्रेरी में ही है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता लाइब्रेरी के किस मॉड्यूल का है। तो लाइब्रेरी के अंदर किसी न किसी मॉड्यूल में जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फंक्शन डायरेक्ट बन जाए। तो आप उसका नाम बता दें। तो लाइब्रेरी का नाम है बिल्ट-इन्स। बिल्ट-इन्स नाम की पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है, और इस लाइब्रेरी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो रख दिए गए हैं। आई गेस 25-30 फंक्शन रख दिए गए हैं। और इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को आप जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है उसका यूज करके चला ही सकते हैं, जैसे आप चलाते हैं। अब द पॉइंट इज कि जो इंसान दुनिया में ये सुनकर आया था तो पाइथन सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसको पाइथन का पहला प्रोग्राम हेलो प्रिंट करना है तो उसको पहले इंपोर्ट बिल्ट-इन्स, फिर बिल्ट-इन्स डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा। शायद पहले दिन उसको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है। जो पहले से कुछ पढ़कर आए हैं सी जावा, शायद उनको आसान लगेगा क्योंकि उससे तो बहुत आसान है, इतना ही। लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनको इतना सब कि इंपोर्ट क्या है, कि मॉड्यूल क्या है, क्या डॉट लगा दिया आपने, तो बहुत कुछ नया हो जाएगा। तो पाइथन के क्रिएटर ने क्या डिसाइड करा, ऐसे फंक्शंस जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, जैसे प्रिंट, लेन, मिन, मैक्स, सॉर्टेड, राउंड, इनपुट फंक्शन, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को उठाकर उन्होंने डाल दिया बिल्ट-इन्स मॉड्यूल के अंदर। और जब प्रोग्राम को रन कराया जाता है तो इंटरप्रेटर को ये सिखा दिया गया कि इंटरप्रेटर बिल्ट-इन्स मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करके चलेंगे पहले से ही। तो अगर प्रोग्रामर बिल्ट-इन्स मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करता है लाइब्रेरी से, तो आप उसे कॉल होने देंगे क्योंकि आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट खुद करेंगे। लेकिन ऐसी फैसिलिटी सिर्फ बिल्ट-इन्स मॉड्यूल या दो तीन और मॉड्यूल हैं सिर्फ उनको मिलेगी। अगर हम इंटरप्रेटर जब बना रहे थे ऐसा बना देते कि जब एक लाइब्रेरी को वो अपने आप इंपोर्ट कर लेता है तो सबको कर ही लेता होगा। लेकिन इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि अगर आप मुझसे ये सारे काम करवाओगे, इंपोर्ट इतनी लाइब्रेरीज करवाओगे, जरूरी है बंदा हर प्रोग्राम में हर लाइब्रेरी यूज करेगा, तो आप मेरा टाइम क्यों खराब करवा रहे हो? क्योंकि अगर मैं सबको इंपोर्ट करूंगा हर प्रोग्राम में तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है आपके प्रोग्राम का, इतने इंपोर्ट कराऊंगा मैं, है ना। तो इसीलिए इंटरप्रेटर को स्मार्टली बनाया गया, और कुछ तीन चार लाइब्रेरीज ही हैं जो अपने आप इंपोर्ट हो जाती हैं और उनके फंक्शंस को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। उन तीन चार में एक का नाम बिल्ट-इन्स है, एक का नाम आयो है, दो और हैं जो एक बार आपको देखना पड़ेगा, शायद हम उनको कभी ही पढ़ेंगे, बट बिल्ट-इन्स और आयो ये दो लाइब्रेरीज हैं जो अपने आप आपका इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब बिल्ट-इन्स के अंदर ही आपको राउंड, प्रिंट, इनपुट, टाइप, आईडी, ये सब फंक्शन आपको यहीं मिल जाएंगे। अब सोचो, बिल्ट-इन्स डॉट लेन, किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो आप निकाल दो।
बिल्ट इन है, आयो है, एक आधा कोई और होगी बस। ये है, एक साइट है, एक आईओ है, एक टाइप्स, तीन और हैं। तो टोटल चार मॉड्यूल हैं आपके, बिल्ट इन, साइट, आईओ और टाइप्स। ठीक है। इनमें से बिल्ट इन हम जाने अनजाने पढ़ रहे हैं, आईओ फाइल हैंडलिंग में पढ़ते हैं। इन दोनों का यूज हम शायद खुद नहीं करते, इंटरनली पाइथन के जो कुछ लाइब्रेरीज हैं वो इनका यूज करके बनाई गई हैं। अब सर आपने हमें कुछ लाइब्रेरीज पढ़ा दी पाइथन की, छः सात आठ पढ़ा दी, आर ही रह गई आपकी, एक टी के इंटर रह गई, थ्रेडिंग रह गई, ये पढ़ेंगे अभी आगे चलकर, है ना। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि कितनी है, कितनी का आंसर कैसे दिया जाए, तो कितनी है का आंसर तो देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर वर्जन में अलग अलग हो जाएगा। संख्या अभी मतलब ऐसा कभी ना कहीं पूछी गई, ना कभी इतना सोचा किसी ने कि वो संख्या क्या होगी, टोटल लाइब्रेरीज की 10,000, 12,000, 10 लाख। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रोग्राम बनाकर हेल्प, हेल्प के अंदर आप लिख दो मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल हैं आपके लैपटॉप में, उन सब के नाम बता देगा। तो ये आपके जितने प्रोग्राम आपने बनाए हैं उन सबको मॉड्यूल मान लेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम इंपोर्ट किया जा सकता है। प्लीज वेट, जब तक ये सारी लिस्ट गैदर कर रहा है। टाइम लगा रहा है, हमने कहा टाइम ज़्यादा लगा रहा है। चिंता वाली बात नहीं है, वार्निंग है, एरर आएगी तो चिंता वाली बात होती है। तो सर ये बॉन्डिंग वाला जो मॉड्यूल है ना, उसमें एक मॉड्यूल है जो एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। ठीक है, मतलब ये मॉड्यूल आप, किस नाम से है हमारा, कोई एक मॉड्यूल है, उसका नाम शायद ये रखा है, पाइडेंटिक करके जो भी है। तो अब ये कह रहा है इसका यूज मत करना, बाकी देखो ये आ गए, इतने सारे मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है आपके लैपटॉप में। तो इनमें सर ये तो सारे प्रोग्राम ही है आपके, हमने कहा हर प्रोग्राम मॉड्यूल ही तो है, आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो, माना थोड़ी हो कोई, सारे प्रोग्राम दिखा रहा है जितने अब तक मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब बाकी जो हमने पढ़े हैं वो भी होंगे, हमने कहा जो हमने पढ़े हैं
वो भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे, देखो। कहाँ तक ढूंढोगे ऐसे? ये आ गया, सिस आ गया, टाइम आ गया, सारे मिलेंगे। पड़े ही यहीं से हैं, तो कहाँ अलग कहाँ जाएंगे? अब ढूंढने वाली बात है, ढूंढोगे कहाँ पर? ये आ गया ओएस, ये आ गया कैलेंडर। ठीक है भाई। तो इस तरह से संख्या ऐसे निकालना चाहो तो निकाल लो, अदरवाइज कभी इसकी जरूरत पड़ती नहीं है आपको कि कितने मॉड्यूल हैं, क्योंकि सारे तो पढ़ोगे नहीं। मान लो हम अपने वाले छोड़ भी दें और सिर्फ पाइथन पाइथन लाइब्रेरी के देखें, सारे फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अरे सारे हमने, क्या सबने एक ही इंसान ने सारे बना दिए? हम अकेला इंसान कितने पढ़ेगा? भाई आप, 8 महीने का कोर्स है आपका, 8 महीने के कोर्स में आप पाइथन पढ़ोगे, एसक्यूएल पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे। बनाने वाले ने 34 साल लिए हैं, 1991 से 2025 हो गई, तब जाके इतनी लाइब्रेरीज बनी है। और एक आदमी ठीक बना रहा होगा, पूरी टीम लगी होगी। और हम पढ़ते हैं 8 महीने के कोर्स में पाइथन हफ्ते में 4 दिन, वो भी सवा घंटे, है ना? और अगर आपसे कहा जाए कि जिन लोगों ने बनाई होगी, क्या वो हफ्ते में 4 दिन सवा घंटे बनाते होंगे बैठ के? तो आपको 35 साल देने पड़ेंगे, तब जाके सारी लाइब्रेरीज जिनके नाम आ गए थे पता ही नहीं कौन कौन है, तब पढ़ पाओगे। तो एक दिन का काम थोड़ा ना है ये। तो इनिशियली आपको वो लाइब्रेरीज मैंने पढ़ा दी हैं जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में, प्रोजेक्ट्स में या इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती हैं। बाकी जो लाइब्रेरीज हैं वो स्पेसिफिक पर्पस की हो सकती हैं, जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी आप अपने लेवल पर उनको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है। आपके में लिस्ट कम आएगी, मेरे में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं बाकी बैचेस से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल कर रखी हैं लैपटॉप में, तो उन सबकी लिस्ट भी आ रही है ना? तो आपके में थोड़ी कम आएगी लिस्ट। चलो, मंडे मिलेंगे। मंडे को हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज।